अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रजा। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि कल बहुत अफसोसनाक और अंतोनाक वाक़या पेश आया ईरान के सूबा सिस्तान में, जहां 8 पाकिस्तानी जो कि कार मैकेनिक्स थे उन्हें कत्ल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिस्तान बलूचिस्तान में, जो कि अफगान बॉर्डर के करीब का इलाका है, वहां पर वर्कशॉप पर काम करते हुए 8 पाकिस्तानी मजदूरों को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक 8 पाकिस्तानी जो कि सिस्तान के इलाके मेहरिस्तान में काम करते थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस वक्त तहकीकात जारी है और दहशतगर्द तंजीम जो कि BLA ने इस बात की जिम्मेदारी भी कबूल की है कि उन्होंने ये कत्ल किए हैं और बेगुनाह लोगों पर फायरिंग की और अफसोसनाक तरीके से उन्हें टारगेट किया गया। कहा यह जा रहा है कि पहले वो आए, उन्होंने हाथ पांव बांधे और उसके बाद ईरानी मीडिया का यह कहना है कि हाथ पांव बांध कर उन्हें टारगेट किया गया और एक बहुत ही खौफनाक अंदाज से उन्हें निशाना बनाकर कत्ल किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इस वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया और उन्होंने जो कि मरहूमीन उनके अहले खाना से मग़फ़रत की, उन अफसोस की और मग़फ़रत की दुआ की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। खित्ते में मौजूद ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत हिकमत अमली भी बनानी चाहिए और उन्होंने साथ ही ईरानी हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि जल्द अज जल्द इस वाक़े के जो कसूरवार हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और ये जो वाक़या पेश आया है, इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं, जो वजूहात हैं, वो भी आवाम के सामने लाई जाए। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी जो लवाहिकीन हैं उनसे अफसोस का इजहार किया और उन्होंने इस बेहमाना कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं और दुख की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। नाजरीन, ये तो वो बातें हैं जो कि रियासत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से की गई और बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इतने अफसोसनाक और अंतोनाक वाक़यात के बाद वो इस दुख की घड़ी में जो मुतासरा ख़ानदान हैं उनके साथ खड़े हों। लेकिन इस वाक़े के बाद कुछ सवालात ज़रूर खड़े होते हैं। सबसे पहले तो ये बात सोचने की है कि जब भी कत्ल किया जाता है, अगर बलूचिस्तान के हवाले से हम देखें तो दहशतगर्दी की इस वक्त लहर पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन KPK और बलूचिस्तान में मौजूद है। लेकिन उमूमन हमने देखा गया कि इस लहर में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है। लेकिन बलूचिस्तान में एक कदम आगे जो कि एक बहुत अफसोसनाक बात है वो ये कि दूसरे सूबों के शनाख्ती कार्ड देकर, उनकी आइडेंटिटी देकर उन्हें टारगेट किया जाता है। और अब वो इलाके जो कि दूसरे मुल्क की हदूद में आते हैं, यानी ईरान के साथ हैं, अफगान का बॉर्डर है और मेहरिस्तान में मौजूद हैं, वो भी महफूज नहीं है। तो ये बहुत अफसोस की बात है और बहुत सारे सवालात जो हैं यहाँ से जन्म ले रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस मौजू पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब, जो कि दिफाई तजियाकार हैं और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी बड़े बारीकी से करते हैं। राशिद हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक हमारे साथ होंगे और अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो जाहिर है एक पाकिस्तानी होने के नाते हम अफसोस करते हैं, अफसोस का इजहार किया जा रहा है कल से कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये मुहर्रकात कौन से हैं जो कि बलूचिस्तान में मौजूद थे और अब बलूचिस्तान से निकल कर जो दूसरे मुल्क की हदूद है, हमारा एक हमसाया और बरादर मुल्क है ईरान, वहाँ पर भी हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो महफूज नहीं हैं, उनकी आइडेंटिटी देखकर बाकायदा उन्हें टारगेट किया जाता है और इतने बुरे और इतने अफसोसनाक तरीके से उन्हें टारगेट किया गया। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये वाक़या जो कल हुआ और पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरहदों से बाहर हुआ, जैसे आपने कहा सिस्तान में हुआ, तो एक और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जो कहा वर्कर थे उनको टारगेट किया गया और इस तरह बलूचिस्तान के अंदर जो है वो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड देख के मारा जाता है, शहीद किया जाता है। अब इसमें मुहर्रिक तो आपके सामने बड़ा कैटेगोरिकली आ गया है और आज से नहीं, वो आज से बहुत हफ्ता पहले
ये चीजें कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर सिंडिकेट होनी शुरू हो गई थी। ये असल में इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किसी भी तरीक़ाकार से बलूचिस्तान की जो आम पब्लिक है, जो मेरी तरह और आपकी तरह बलूचिस्तान में रहते हैं, या जो बलोच भाई जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके जहनों में या उनके दिल में कोई एंटी पंजाबी, एंटी सिंधी कुछ सेंटिमेंट्स हैं। ये एक ग्रुप है दहशतगर्दों का जो मारंग बलोच से शुरू होता है और उसके साथ जावेद मंगल की सरबराही में जावेद बैंगर, डॉक्टर अल्लाह नजर, बरमदाद बुख्ती और शेरबाज मरी, ये तमाम जो डिसिडेंट्स हैं, इनकी जो तंजीमें हैं, उनके अंदर ये जहर जो है, ये सिर्फ इन्होंने सरायत नहीं किया, बल्कि इसके अंदर आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर ईरान में, पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी हो रही थी और उसको एक्सेप्ट किया कुलभूषण यादव ने, तो वो भी ईरान के इलाके से यानी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ था। बिल्कुल। और उसका जो मरकज था वो ईरान के अंदर, आपको पता है, चाबहार में उसका अपने को सेटल किया हुआ था। तो पहली बात तो ये कि ईरानी हुकूमत के ऊपर बहुत ताज्जुब है मुझे, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान जैसा तो है नहीं। अगर फर्ज कीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, अगर कोई 8 ईरानी पाकिस्तान में मारे जाते तो पूरी दुनिया में तबाही मच चुकी होती है, ईरान में तबाही मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिगेडियर साहब आपसे यही होना था कि अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का वाक़या पाकिस्तान में होता तो अब तक बात कहीं से कहीं पहुंच चुकी होती। जी, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने इसको रिवर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको कहा है कि अगर यही वाक़या पाकिस्तान के अंदर होता तो दुनिया पता नहीं अपने पाँव पे, अपनी दुम पे खड़ी हो गई हो। बिल्कुल। लेकिन चूंकि पाकिस्तानियों के साथ ये वाक़या हुआ है और पाकिस्तानियों की इज्जत जो दुनिया में है, उसमें उस इज्जत को डिग्रेड करने में, उस इज्जत को नीचे करने में, अपनी इम्पोर्टेंस को कम करने में कोई बाहर की कुव्वतों ने काम नहीं किया। हमारे अपने अंदर की कुव्वतें जो काम कर रही है, जो हमारा तशख़्ख़ुस जो है दुनिया में बर्बाद कर रही है मुख्तलिफ तरीक़ाकार से, और उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हुकूमतों का होता है कि वो अपने आप को उस स्टेचर पर, उस लेवल पे लेके नहीं आ सकती जहाँ पे उनकी एज ए हुकूमत या लीडर की एज ए लीडर इज्जत की जाए। बिल्कुल। अब ईरान के अंदर ये वाक़या हुआ है, ईरानियंस को इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो बारहा ये कहता है और आज ये कह रहे हैं, हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि ये जितनी दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के अंदर, खासतौर से बलूचिस्तान के या KPK से रेफर करें या BLA और इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों वगैरह आप रेफर करें, तो बारहा ये कहा है कि इनके जितने ठिकाने हैं ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, ईरान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान ने जब एक टारगेट किया था ईरान के अंदर, तो आपको याद होगा उसके ऊपर मारंग जो गफ्फार है उसका एक स्टेटमेंट इस्लामाबाद के अंदर आया था कि जो लोग वहाँ पे मारे गए हैं, यानी जो लोग ईरान में मारे गए हैं पाकिस्तान के उस दहशतगर्दी के अड्डे को टारगेट करने में, उनके लवाहिकीन यहाँ मौजूद हैं। इसका क्या मतलब आप लेते हैं? अब ये बलूचिस्तान में भी लोगों को समझने की जरूरत है, बलूचिस्तान के लोग समझते भी हैं। और ये मैंने बार आपसे कहा है कि जितने मिसिंग पर्सन का केस जिसको बहुत एक्सप्लॉइट किया हामिद मीर और इस किस्म के लोगों ने, ये तमाम का तमाम जो है ये एक नैरेटिव है जो फॉरेन फैक्ट नैरेटिव है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिसिंग पर्सन के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको एजेंसीज ने उठाया हो या पकड़ा हो और पकड़े होने के बाद डिक्लेयर ना किया गया हो, लेकिन अगर आप इसका एक और तनाजुर देख लीजिएगा कि जितने लोग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर, या आपने देखा जो कराची में जो वाकया हुआ था चाइनीज एम्बेसी पे अटैक का या फैसल बेस के ऊपर अटैक का, या उसके बाद आपने कराची एयरपोर्ट पे जो अटैक का मामला हुआ था, उसके अंदर जो मारे गए थे, या ये बड़ा बेर में एक हमला हुआ था आपको याद है PF बेस के ऊपर, तो उनमें से 80% लोग वो थे जिनको आप मिसिंग पर्सन काउंट करते। इसी तरह ही आपको याद है कनाडा में एक लड़की एक फ्लैट के अंदर मारी गई, मरी हुई पाई गई थी, वो भी मिसिंग पर्सन में थी। कोयटा के अंदर कुछ लोग जो थे, कोई एक औरत थी जिसको पकड़ा गया था जिसने खुद का जैकेट पहनी हुई थी, वो भी मिसिंग पर्सन में थी। तो इस चीज को जिस तरह से तरीके से एड्रेस करके लोगों को सेटिस्फाई करना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि जी कौन लोग हैं जो इस किस्म की दहशत, वो हम नैरेटिव जो है, वो हम चीज जो है वो उसको उठा नहीं सके,
उसको पेश नहीं सबसे कर सके, सबसे उसको बुनियादी बता नहीं वजह, सके। ब्रिगेडियर साहब, बुनियादी वजह बेसिकली यही है कि हम वो अपना बयानिया अवाम बलोच जो आम अवाम है बलूचिस्तान में, जो आम लोग हैं, आप हम जैसे लोग हैं, वो उन लोगों तक वो बयानिया हम पहुंचा ही नहीं सके, हमारी हुकूमत पहुंचा ही नहीं सकी। अभी हमारे वजीर आजम साहब ने इस वाक़े की मजम्मत की, ईरानी हुकूमत से वो डिमांड कर रहे हैं कि तहकीकात की जाए, लेकिन बलूचिस्तान में भी तो ये चीज रिट होनी चाहिए कि वो बलूचिस्तान में पंजाब से जाने वाला एक आम शहरी सफर नहीं कर सकता, वहां काम नहीं कर सकता। दर्जनों ऐसी वारदातें बलूचिस्तान में हमारे मुल्क के अंदर हो चुकी हैं, उसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम किसी और से क्या डिमांड या मुतालबा कर सकते हैं? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि जो काम हुकूमतों के करने का होना चाहिए जी, वो काम हुकूमतों ने नहीं किया। हमारी आवाज दुनिया में कोई नहीं सुनता। हम जब ये कहते हैं कि मुझे ये बताइए, हम कहते हैं ना जाके हर जगह पे कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा वर्स्ट सफरर है, और इसमें कोई झूठ भी नहीं है, इसमें कोई गलती भी नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में जिस तरह लोग टारगेट हो रहे हैं, उसका फिगर, उसका एनालिसिस न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल प्रेस में भी आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या आपके जहन में सवाल नहीं उठता कि हमारी बात दुनिया क्यों नहीं मान रही है? कभी सवाल तो उठता है ना कि जहन में कि जवाब हमारी बात दुनिया क्यों नहीं मान रही? हमारी बात दुनिया इसलिए नहीं मान रही है कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है या जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, उसकी स्ट्रेंथ को या उसकी स्टैंडिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। अगर नहीं करती होगी, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मिस गवर्नेंस जो है वो वर्स्ट तरीन लेवल पे पहुंची हुई है, इससे ज्यादा मिस गवर्नेंस हो नहीं सकती। इससे ज्यादा जब भी याद रखिएगा, आप तारीख उठा के पढ़ लें, जिस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट नहीं होगी, जिस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं होगी, जिस मुल्क के अंदर सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा होगा, जिस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही हो, जिस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट लोगों से झूठ बोल रही होगी, धोखा देने की कोशिश कर रही है, उस मुल्क की आवाज को ना तो दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इस किस्म के वैक्यूम के अंदर जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, जो शरपसंद एलिमेंट्स होते हैं, जो दहशतगर्द एलिमेंट होते हैं, वो परवरिश पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह हाथ डालना चाहिए। अब ये तो वाकया सिस्तान में हुआ, इसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो ईरानियन गवर्नमेंट के ऊपर होती है, इसकी तमाम जिम्मेदारी जो ईरान के सिक्योरिटी अदारों के ऊपर होती है। इस चीज का मतलब यह है कि ईरान के अंदर दहशतगर्दी के अड्डे मौजूद है। अब उसका हम क्या एनालिसिस निकालें? दो ही निकल सकते हैं। एक तो यह है कि जो वो दहशतगर्दी के अड्डे मौजूद, मैं कभी ये नहीं मानूंगा कि वहां जो दहशतगर्द तंजीमों ने अपने मराकज़ कायम किए हुए हैं, जो किए हुए हैं, सीस्तान में भी हैं, बल्कि वो तेहरान तक पहुंचे हुए हैं। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि उनकी नॉलेज जो है वो ईरानियन जो स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ईरान के अंदर दीवारों के भी कान हैं। तो अगर इसी तरह ये कहना है कि ईरान को पता नहीं, ईरान को पता है, अब अगर ईरान को पता है कि तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, आप केपी और बलोचिस्तान, उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, और हम कहते रहे हैं कि हाँ ईरान सपोर्ट कर रहा है उसको। अगर ईरान और अफगानिस्तान इस दहशत, और फिर अफगानिस्तान के अंदर अड्डे मौजूद है, कुनर में अड्डे मौजूद है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हमने जब गुफ्तगू की आगाज किया आपने, तो आपने एक बड़ा अहम पॉइंट आपने बात की, और अभी भी बिल्कुल ये बेसिक पॉइंट ये है कि जब हम अपने मुल्क में गवर्नमेंट की रिट की अगर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की आपने अभी बात की, मुल्की हालात की आपने बात की, सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की, एक पूरे सिस्टम की तरफ आपने इशारा किया, तो मुझे ये सवाल तो फिर यहां पे उठता है, और मैं ये जरूर आपसे पूछूंगा कि जब ये हमने देखा बलूचिस्तान में ट्रेन वाला हादसा पेश आया, जाफर एक्सप्रेस वाला हादसा पेश आया, उसके बाद हुकूमत कितनी संजीदा हमें नजर आई। इतने बड़े हादसे के बाद आज हुकूमत के हमारी आला क़यादत बाहर दौरों पर है, ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन दहशतगर्दी को लेकर जिसकी आग में इस वक्त हम जल रहे हैं, हुकूमत कितनी संजीदा है। आज नेशनल एक्शन प्लान को रिफॉर्म किया गया, आज उस पर कितने कंसर्न शो करती है हमारी हुकूमत, सूबाई गवर्नमेंट्स को कितना उसमें इन्होंने एंगेज किया, ये सारे सवालात उठते हैं या नहीं? सर, ये सवालात उठते रहेंगे। आप कह रहे हैं ना दौरे जरूरी हैं, क्या पूरे खानदान को लेकर दुनिया में लीडर दौरे करते हैं? ये अवाम के पैसे पे अय्याशी करने के मास्टर हैं।
ये दौरा कोई इनका दौरा जो है वो स्ट्रेटेजिक नेचर का या ट्रेड नेचर का नहीं होता है। संजीदगी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं कि इनमें से किसी को याद ही नहीं है कि जाफर एक्सप्रेस पे क्या हुआ था। आई कैन अफसोस की बात है ब्रिगेडियर साहब, अफसोस की बात है। हमें ज्वाइन किया राशिद हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। राशिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बात है कि बड़ा अफसोसनाक वाकया कल पेश आया। एक पाकिस्तानी होने के नाते जाहिर है आप भी इस अफसोसनाक वाकये में आप भी गमजदा हैं, हम सब की तरह। इस पे तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हुकूमत कितनी संजीदा है दहशतगर्दी को लेकर? अभी हम बात कर रहे थे, ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे थे कि दौरे कर रही है हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, ठीक है, जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट जाफर एक्सप्रेस के बाद तो वो सीरियसनेस और वो कंसर्न शो होना चाहिए था कि आप नेशनल एक्शन प्लान को रिफॉर्म करें, आप उसकी रूह के साथ उसे इंप्लीमेंट करें, सूबों को एंगेज करें। आज बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान तो पाकिस्तान या बलूचिस्तान को छोड़कर अब ईरान तक बात पहुंच गई है, वहां पर भी जो है वो पंजाब से ताल्लुक रखने वाला कोई महफूज नहीं है। पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, चाहे उनका ताल्लुक बहावलपुर से हो, किसी भी, तो ये सारे मामले को अगर देखें तो हुकूमत कहां खड़ी हुई नजर आ रही है? सर, क्या आप कहेंगे? आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या आपके पास मौकफ क्या है? देखें जी, ब्रिगेडियर साहब को ना थोड़ा सा जो ना इनको कैप्सूल कराएं कि याददाश्त कमजोर है। इन्हें पता नहीं है कि क्या जिस दिन जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ है, शहबाज शरीफ साहब अगले दिन जो है वहां पे कोयटा खुद तशरीफ लेके गए हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे आके, जो ना अब आम को ये झूठ बोलते हैं सरेआम नेशनल टीवी पे बैठ के। इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह के मतलब ये मुल्क के जो ना मामला को लेके ये ना सियासत कर रहे हैं। इनको कंडेम करना चाहिए उन लोगों को जो कि कातलों के खिलाफ जो ना वहां पे लेके बैठे हुए थे और ये बात कर रहे हैं कि लो जी हुकूमत सीरियस नहीं है। ये किस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं? इन्हें पता नहीं है वहां पे जाके कातलों के साथ बैठ के कौन उनकी फातें पढ़ता रहा वहां पे। और रही बात जो ईरान वाले मामले के ऊपर, वजीर आजम से लेके हमारे जो हैं वो वजीर दाखिला से लेके अलीम खान तक ने जो वो कंडेम किया है। आप क्या चाहते हैं कि और क्या ईरान को वहां पे एक सख्त तरीन मैसेज भेजा है? उन्होंने भी आकर से उसके ऊपर जो है कंडेमनेशन हाशमी साहब, मैं आप थोड़ा जज्बाती हो रहे हैं। हाशमी साहब, मेरी एक बात सुने, मेरे कुछ सवालात हैं। देखिए, ईरान की बात आपने की, ठीक है, वजीर आजम साहब ने कहा कि ईरान से मुतालबा किया और यही कर सकते हैं, सिफारती सतह पर उन्होंने इस मामले को उठाया, ठीक है, लेकिन यह बात पहले हमारे सामने मौजूद है ना कि जो बलूचिस्तान के हालात है उस पर हुकूमत ने, आपने नेशनल एक्शन प्लान पर अभी तक क्या किया है? आपने सूबों को एंगेज किया, उस पर क्या बात हुई है? इस पर कोई हमें प्रैक्टिकली अमल दरामद अभी तक कुछ हुआ तो वो मुझे बता दें आप। मेरी बात सुने, नेक्टा को इसमें हमने सारा लेके सारे सूबे इसमें जो ना वो शामिल, सिर्फ कंडेम कर देना क्या काफी होगा कि वजीर आजम साहब ने कंडेम किया है, वजीर दाखिला ने कंडेम किया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी? सर, ऐसा नहीं। हेलो, आपने अगर सवाल किया तो उसका जवाब तो मेरे से लेना ना प्लीज। जी, आप मेरे पास में पूरी वहां पे एक मीटिंग हुई है, वहां पे नेक्टा को एंगेज किया गया, वहां पे तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन थी, मास वाई पीटीआई के, ठीक है। एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013-14 में भी एक दहशतगर्दी का खात्मा किया था। और जिस शायद कराची में आप बैठे हुए, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वहां की रोशनियां बहाल करने वाला एक ही शख्स है, मियां नवाज शरीफ, ठीक है। अब रही बात मौजूदा भी इंशाल्लाह ताला देखें जो उनकी जड़ें काटी जा रही हैं दहशतगर्दों की, इसमें हम लोग तमाम मुहिब वतन जमातें, तमाम मुहिब वतन अफराद पाकिस्तान के वो एक पेज पे हैं, मास वाइज चंद वो फॉरेन फंडिंग फितनास जिनको चलो वो ठीक है, पीटीआई अगर नहीं आई तो पीटीआई ने अपना नुकसान किया सियासी तौर पर, वो ठीक है। मैं ब्रिगेडियर साहब से उनका मौकफ ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर साहब है हमारे साथ? जी आ रही है, जी ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए जी, मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी से बता दूं जी, जो वाकया होता है उसको पूरा पाकिस्तान कंडेम करता है। बिल्कुल। जाफर एक्सप्रेस के अंदर जितने लोगों के दिल दुखे हैं या जिस तरह लोग टारगेट हुए हैं वो आपको पता है और लोग उसके ऊपर बहुत अफसोस है। एक बात, दूसरी बात, जाफर एक्सप्रेस के जरिए जो पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हुई है और जिस तरह इंडिया ने उसके ऊपर टिकर चलाए हैं ये भी आपको पता है। तीसरी चीज, जब हम कहते हैं ना कि जी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया या हम ये कहते हैं कि हुकूमत का नहीं कर रही है सीरियस है, पहले बात यह है कि दो चीजें हैं। आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान कब बना था? जब एपीएस का वाकया हुआ। बिल्कुल। हम कोई बात बगैर वजह के नहीं करते, ना हमारी कोई हुकूमत से कोई किसी किस्म की कोई चपकलिश है, लेकिन जो हकीकत है जिस वक्त तक आप उन हकाइक पे गौर नहीं करेंगे आप आगे नहीं चल सकते। अगर माजी में खुपे रहेंगे तो कभी भी अवाम के फायदे के लिए बातचीत नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने 2 महीने पहले कहा था कि हम नेक्टा को फॉल करेंगे। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए नेक्टा बनी कब थी?
नेक्टा बनी थी जब एपीएस का वाकया हुआ था, उसके बाद जी पर नवाज शरीफ साहब ने दो चीजें अनाउंस की थी, एक नेशनल एक्शन प्लान और एक नेक्टा। आप यकीन करिए आज तक ना नेक्टा, और आज की भी मैं बात करूं, आज क्या नेक्टा आपके ख्याल में ना नेक्टा का कोई सेक्रेटेरिएट है, ना नेक्टा का कोई डीजी है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 महीने पहले ये कहा था कि हम नेक्टा को कॉल करेंगे, तो अभी तक नेक्टा को कॉल हो जाना चाहिए था, नहीं कॉल होना चाहिए था। आजमी साहब एक मिनट, आजमी साहब ब्रिगेडियर साहब को बात करने दें, फिर उसके बाद आप कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से समझ नहीं आएगी। ब्रिगेडियर साहब को बात करने दें, उसके बाद आपका मौका पाकिस्तानी है, फुटबॉल के ना हम खामोश बैठने आके हम नहीं, आप बात कीजिएगा ना, आप बात कीजिएगा बाद में। ब्रिगेडियर साहब तो हम उतने ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम उतने ही पाकिस्तानी है जितने हुकूमत के अंदर पाकिस्तानी है। लेकिन जब एक काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, नेक्टा क्यों नहीं फॉल हुई, जरा गौर करें, नेक्टा को एक्सटेंशन क्यों नहीं किया गया, एपीएस के वाकये से लेकर आज तक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई, आप प्लीज नेशनल एक्शन प्लान के किसी क्लॉज पे अमल क्यों नहीं हुआ, कौन पूछेगा, कौन जवाब देगा। पिछले 5 साल से तो इन्हीं की हुकूमत है ना, पिछले 5 साल से तो और किसी की हुकूमत नहीं है, पिछले 5 साल से तो इन्हीं की हुकूमत है ना। बिल्कुल। अच्छा हाशमी साहब, आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा, ब्रिगेडियर साहब को बात करने दें, उसके बाद आप अपना मौक़िफ़ जरूर दीजिएगा। जी ब्रिगेडियर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मैं हाशमी साहब की तरफ जाऊंगा। जी ये मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं है, मैं तो पाकिस्तान के अवाम का ये मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ जी कि वो चीजें जो पाकिस्तान के अवाम के फायदे में, 2 चीजें अगर बाकी छोड़ दें, आप वो देखो तो बहुत कुछ और आप कहां से अवाम के नुमाइंदे हो गए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि हम नेक्टा को कॉल करेंगे, तो आप मुझे बता दीजिए नेक्टा कितनी फॉल हुई है अभी तक, मुझे बता दीजिए। अच्छा हाशमी साहब, बिल्कुल नेक्टा के हवाले से बात हो रही है, नेक्टा कितनी फॉल हुई है। जाफर एक्सप्रेस के बाद मैंने भी यही सवाल उठाया है कि जाफर एक्सप्रेस के बाद फिर क्या नेक्टा के हवाले से उसे कितना फॉल किया गया। कंडेम्ड करना तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना कि कंडेम्ड कर दिया तो मामला हल हो गए, प्रैक्टिकली क्या हुआ है यही ब्रिगेडियर साहब भी पूछे। जी मुझे जरा आपसे एक ज़िमनी सवाल पूछ लेते, नेक्टा गैर फॉल कहां पे है। नेक्टा ऑलरेडी फॉल है, ये जो है ना एक जो परसेप्शन क्रिएट की जा रही नेक्टा का गैर फॉल है, ये जो ना इंडिया वाले और पाकिस्तान के जो मुखालिफिन है ना वो कर रहे हैं। अभी ब्रिगेडियर साहब यार इंडिया किधर से आ गया इसमें, इंडिया किधर से आ गया इसमें, आजमी साहब आप तो फिर दूसरी तरफ निकल जाते हैं, आप दूसरी तरफ निकल जाते हैं। देखें मुझे ये बताएं, उसकी बहुत सारी क्लॉजेस हैं, उसकी बहुत सारी क्लॉजेस हैं जिन पर अमल दरामद अभी नहीं हुआ जा रहा। आपको पता है कि इस वक्त जो मसलन बताएं ना कौन से क्लासेस हैं, मैं आपको अभी बताता हूं। आप मुझे ये बताएं, सेक्शन 4 के तहत जो अरेस्ट किया जाता था, जिसमें यह शामिल था कि अगर किसी भी फिका की जानिब से या किसी की जानिब से कोई भी इश्तिहाल अंगेजी फैलाई जाएगी किसी भी इलाके में, फौरी तौर पर आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे एक्शन में आएंगे। ऐसा होता है अभी, मैं अभी आपको 10 गिनवा सकता हूं मुख्तलिफ इलाकों में कोई FIR नहीं होती, कोई नहीं उठाता। उसके अलावा आपकी जहां पे दहशतगर्दी होती है वहां पे पूरे एक सिर्फ कार्रवाइयां हो रही हैं, जहां पे इस तरह के मामला होते हैं वहां पे बिल्कुल अमल दरामद होता है, बिल्कुल अमल दरामद होता है। हाँ अलबत्ता ये है कि हमारी जमात ने, फौज ने और तमाम जमातों ने मिलकर जो नेशनल एक्शन प्लान लिया, तो उस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि हम लोग वहां पे जो है दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये इन लोगों की देखिए राशिद हाशमी साहब, मैं PTI या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि उनका अपना देखें एक मौकफ है, उनका मौकफ है जो कि अवाम का मौकफ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि बेगुनाह मजदूरों को टारगेट किया जाए, चाहे बलूचिस्तान में करें, KPK में करें। तो ये तो सारे मामलात वो हैं कि आप हुकूमत में जिम्मेदारी आपकी है। में जो इस टाइम बाहर निकालने के ऊपर जब बात होती है तो ये लोग जो ना अफगानियों को यहाँ पे जो ना वो इफ एंड बट के साथ जो ना वहां पे जस्टिफाई करते प्रेजेंस किस किस्म की। अच्छा आवाज आपकी कट रही है हाशमी साहब की आवाज कट रही है। हाँ जी, मुझे हाशमी साहब की आवाज कट रही है, या दोबारा इन्हें ज्वाइन करवाएं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। हाशमी साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जी ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे, नेशनल एक्शन प्लान अपनी पूरी रूह के साथ इंप्लीमेंट हुआ है अभी, या इंप्लीमेंटेशन है उसकी आपको नजर आती है? देखिए बात ये आपको याद है स्टेटमेंट दी थी पिछले अपना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था जी कि सिविल गवर्नमेंट को अपना काम जो है वो पूरे तरीके से करना पड़ेगा, और जो नेशनल एक्शन प्लान के
तहत जो क्लॉजेज है उस पर अमल करना पड़ेगा और उसके ऊपर एक्शन को एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। अब उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई है मुझे बताइए। अब पाकिस्तान के अंदर दो चीजें इस वक्त हो रही है। पहली चीज है कि जितने भी काइनेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं और जहां भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की अपना रिपोर्ट मिलती है तो या कोई आर्मी के साथ चलते हुए जो चीजें होती हैं उसमें पाकिस्तान आर्मी दो तरीके, या रेंजर्स हो गए या पुलिस हो गई, जो आपके लॉ एनफोर्सिंग अदारे हैं, वो एक तो काइनेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। ये एक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी के तहत ये चीजें हो रही हैं। अब इसके साथ साथ जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हमें अब हम कहते हैं कि जैसे आज का आपने वाकया बयान किया, नहीं ब्रिगेडियर साहब मुझे प्लीज एक सवाल पूछने दीजिएगा, जिंदगी सा सवाल है। आपका कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान के अंदर आपने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर आप ये कह रहे हैं कि फौज ऑपरेशन सही नहीं कर रही, इन ममालिक को हमें डिप्लोमेटिकली मुझे काइंडली जवाब देना, और वो डिप्लोमेटिकली एंगेज होंगे। आपका कहने का मतलब है फौज ऑपरेशन ठीक नहीं कर रही है। आप मुझे बताइए कि एक सेकंड आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। ब्रिगेडियर साहब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हाशमी साहब जी, हाशमी साहब आप पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब, आपके कहने का मतलब ये है जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं वो फौज ठीक नहीं कर रही, दहशतगर्दों को आप मेरी बात ही नहीं समझे तो फिर मैं क्या कहूँ। अगर आप उससे जना शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने, अगर आपको बुनियादी बात ही नहीं समझ में आती, अगर आप बुनियादी बात ही, यार बात तो सुनो, अगर आप बुनियादी बात ही समझ सकते तो मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह से बात समझ नहीं आएगी, इस तरह से बात समझ नहीं आएगी। आप सवाल करें ब्रिगेडियर साहब, फिर अपना मौकफ देंगे उस सवाल पे। सवाल ये है कि ये ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि फौज जो है वो ऑपरेशन ठीक नहीं कर रही, क्या ये इनका सवाल कहने का मतलब है? नहीं ऐसा तो नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इनको इनके स्पीकर खोले वहां पे आप अपने, ताकि उनको बात सही समझ आए। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी एक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी के तहत दो ऑपरेशन यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है उन इलाकों में जहां पे वो डिप्लॉयड है या जहां दहशतगर्दी जो है वो होती है। ब्रिगेडियर साहब और क्या हो नेशनल एक्शन प्लान, यही तो नेशनल एक्शन प्लान है। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग दैट। बहुत शुक्रिया, पहले आप कह रहे थे कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हो रहा है, अभी आप खुद इस चीज की नफी कर रहे हैं, इस चीज को तस्लीम करके। यार मेरी बात तो सुन रहे हैं, बात मिक्स हो रही है, कोई क्लियर नहीं हो पा रहा, कोई मौकफ क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा मुझे ये बताएं, क्लैरिटी तो यही है, पहले ये एतराज करते थे कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हो रहा और अभी 2 मिनट बाद इन्होंने अपना 90 डिग्री पे यू टर्न लिया। यार मेरी बात सुनाने दोगे? अच्छा बात मुकम्मल करने दें ब्रिगेडियर साहब को, बात मुकम्मल करने दें। मेरी बात समझ आने देंगे? जी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 तरीक़ेकार के ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन है जो पाकिस्तान आर्मी बड़े अरसे से कर रही है, नेशनल एक्शन प्लान बनने से पहले भी कर रही है। जब तो आप क्या कहते हैं कि आपको फौज जो है इंफॉर्मेशन जो है ताकि वो राशिद हाशमी साहब बात तो मुकम्मल होने दें, यार क्या मैं कहूँ यार, बात तो मुकम्मल होने दें। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे याद कर रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, एफसी, पुलिस और बाकी कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी के तहत ऑपरेशन कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि दहशतगर्दी का एक नासूर है जो बढ़ता जा रहा है। अब इसके साथ साथ जिस वक्त हम ये कहते हैं कि ईरान में ये चीज हो गई और हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं, हर एक एक्सेप्ट करता है कि अफगानिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के बेसिस मौजूद है। अब इनको इंडिया को या अफगानिस्तान को किसने एंगेज करना है? इसको आपकी हुकूमत ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री। देखिए जी, सेक्शन A46 पे हमारी जिंदगी खज्जल होगी, हम लोग इसके ऊपर सारी जिंदगी अमल दरामद ही आप लोग करते रहे, जब जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ सारी चीजें थी। आप अब इन चीजों को तस्लीम नहीं करते, ये क्या बात हुई? क्या बात है? नहीं एक्चुअली वो कुछ और बात कर रहे हैं हाशमी साहब, वो कुछ और बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, मैंने आपसे सवाल भी ये पूछा था कि देखिए नेक्टा का 88 के तहत बहुत ही शेड्यूल 4 एक बड़ी अहम क्लॉज थी जिसकी वजह से ये आग लगती है, ये दहशतगर्दी फैलती है, और इस पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो अमल दरामद शुरू हुआ था। लेकिन अब वो शेड्यूल 4 कहां गया? अब उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? जो बुनियाद है, जो बेसिक्स है किसी भी टेररिज्म, ये मेरे से पूछ रहे हैं आप सवाल जी? जी हाशमी साहब आपसे पूछ रहा हूं। देखिए आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, देखिए
बात यह कि देखिए समटाइम्स जो ना बंदे का जो इग्नोरेंस होती है ना जी। वो भी इंसान को काफी जगहों पे बात चीजों में बहस पे लेके आती है। आपको क्या इल्म है कि वजीर खारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के दौरे पे जा रहे हैं, मतलब फॉरेन मिनिस्टर है वजीर खारजा है वो जा रहे हैं वहां पे दौरे पे वो सारे मामला को हल करने के लिए। और इनके लिए जो देखें जो अफगानियों के इनखला का मसला है, हमने पिछली 4 दहाइयों में अफगानियों को देखें किस हद तक पाला और आज वो किस तरह हमारे खिलाफ जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए वो किस तरह जो है ना वो इस चीज के ऊपर करते हैं। मेरी बात सुने, पाकिस्तान जिंदाबाद का मतलब ये कैसे हुआ कि अफगानिस्तान मुर्दाबाद? वो क्यों नहीं कहते जिस मुल्क में रहते हैं उसको लिए कहते हैं कि जिंदाबाद? आप बोले ना। अब इसके ऊपर जो है गंडापुर आगे से आगे कहता है चलो जी हमने पानी निकालने नहीं है, हमने जो नहीं। देखिए मैं आपसे शेड्यूल 4 की बात कर रहा हूँ हाजमी साहब, मेरा सवाल आपसे शेड्यूल 4 पे था, आप अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। मेरा सवाल आपसे शेड्यूल 4 पे था। हम आपने जो बात की है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है और इंप्लीमेंटेशन उसकी भरपूर तरीके से जारी है, तो उस पर मैंने आपसे शेड्यूल 4 के मुतालिक सवाल किया है, आप अफगानिस्तान को बीच में लेकर आ गए। मैंने मेरी बात सुने, मेरे सवाल से पहले ब्रिगेडियर साहब ने इसके ऊपर खुद जो है वो ये बात कही है कि वाकई ही जो है फौज जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है। आपके सवाल का जवाब तो पहले इन्होंने उसकी नफी की और खुद ही बाद में उसको तस्लीम किया है। अब मुझसे दोबारा आप क्या मतलब निकालना चाह रहे हो? एक बात ऑलरेडी जब उसके ऊपर कंसेंसस। अच्छा चले ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी ब्रिगेडियर साहब। नहीं, मैं तो आपसे याद कर रहा हूं कि जिस वक्त तक हम एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे, देखिए जो दुनिया में आप अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी जब 9/11 हुआ था तो क्या हुआ था, उस वक्त एक होमलैंड सिक्योरिटी का एक डिपार्टमेंट बना था। देखिए ब्रिगेडियर साहब ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, प्लीज इस तरह ना करें। ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुआ है, जरबुल असफ हुआ है, रद्दुल फसाद हुआ है, उसके बाद स्वाग का ऑपरेशन हुआ है, कराची की रोशनियां बहाल हुई है। अभी जाफर एक्सप्रेस वालों को विदिन 48 आवर जो ना कैफले किरदार तक पहुंचाया गया। आप काइंडली किसकी जुबान बोल रहे हैं? नहीं देखिए यार, ये कौन किनको आपने बुलाया हुआ है यार? मेरी बात आप सुनेंगे, मेरी बात समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं वो कुछ और बात, मेरी बात समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ? वो कुछ और बात कर रहे हैं। बनाने पॉलिसी बनाने की जरूरत, मुझे बताएंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन हुए, ये मुझे बताएंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन। आप कह रहे हैं पॉलिसी बनाने की जरूरत है, कौन सी पॉलिसी बनाने की जरूरत है? पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद हुआ है, आप नहीं कौन सी पॉलिसी बनवा रहे हैं यार? ये मुझे मुझे पढ़ाएंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन हुए, मैं कोई बात कहूंगा तो ये कहेंगे कि मैंने ये बात नहीं है। अच्छा इस तरह से मुझे पढ़ाने वाले के कौन कौन से पॉलिसी बनाई, कौन सी पॉलिसी बनाई? इस तरह से कोई बात क्लियर नहीं होगी, कोई बात क्लियर नहीं होगी इस तरह से। नहीं मुझे बताएंगे। अच्छा एक सेकंड, अपनी मंजूर की थी, इस तरह से किसी की बात समझ नहीं आएगी। राशिद हाशमी साहब इस तरह से कोई बात तो समझने की, ये जूम नहीं। अच्छा उनकी बात समझने दे। देखिए राशिद हाशमी साहब उन्हें बात कंप्लीट करने दे, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। अच्छा एक मिनट उनकी बात कंप्लीट होने दे। मुझे जो ना बताएंगे कौन कौन से ऑपरेशन हुए हैं, ये मुझे पढ़ाएंगे कौन कौन से ऑपरेशन हुए। अच्छा एक मिनट राशिद हाशमी साहब उनकी बात तो कंप्लीट होने दे, उनका मौकफ आने दे, बात कंप्लीट होने दे, उसके बाद फिर आप बात तो मुकम्मल होने दे। इस तरह से देखिए, इस तरह से कोई बात क्लियर नहीं होगी, इस तरह से कोई चीज क्लियर नहीं होगी। अगर आप दोनों हज़रात इस तरह से करेंगे तो कोई बात क्लियर नहीं होगी। सीधी बात 2 जमा 2 4 करें, ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अच्छा हाशमी साहब रिलैक्स, हाशमी साहब रिलैक्स 2 मिनट के लिए उन्हें बात कंप्लीट करने दें, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दें। ठीक है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से होगा तो फिर किसी की बात क्लियर नहीं होगी। वो क्या कह रहे हैं ये बात करेंगे, फौज के खिलाफ बात ना हो। नहीं कौम के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही, किसी के खिलाफ नहीं हो रही, वो बात कर रहे हैं। ठीक है, वो टेक्निकली अपनी एक जाहिर है वो उनका कौम में फौज की बात कर रहा हूं, फौज के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपकी बात ठीक है। अच्छा ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब यार मैंने कौन सी कौम के खिलाफ बात की? किस किस्म को अपने लोगों को आप लाके बिठाते हैं? अच्छा ठीक है यार बुनियादी कोई समझ होती है चीजों की या नहीं समझ होती है? जब आप इशू पे बात करते हैं, तो इशू के ऊपर कोई रीजनिंग होती है या नहीं होती है? बिल्कुल अजीब बात है यार, ये कोई तरीका कार है प्रोग्राम करने का? देखिए जी रीजनिंग का मतलब ये नहीं कि आप बताएं क्या कह रहे हैं। बात तो सुनिए हाशमी साहब, बात तो सुनिए उनकी बात सुनिए। ये कोई अकले खुल है, इनको सारा कुछ पता है। ये बाकी कहां से ये कोई पीएचडी है? अच्छा ब्रिगेडियर साहब रिलैक्स, आप अपनी बात करें। नहीं यार ये तरीका कार नहीं है, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। नहीं आप पर्सनलाइज काम नहीं होता है। बिल्कुल नहीं आप बात करें, आप अपना मौकफ दें, आप बात करें।
ठीक है, बात करें, आराम सुकून से बात हो सकती है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप बात करें ब्रिगेडियर साहब। इख्तलाफ की कौन सी बात है? इसमें कोई इख्तलाफ की बात है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिसके अंदर दहशतगर्दों को के मैनेज को जो है वो कंट्रोल किया गया। नहीं तो ब्रिगेडियर साहब कौन सी पॉलिसी बनानी थी? अगर वो किसी पॉलिसी के तहत ही ऑपरेशन हुए हैं ना, आप कहने पॉलिसी बनाने की जरूरत है, पॉलिसी की बात। अच्छा, बात तो मुकम्मल करने दे राशिद हाशमी साहब। अच्छा राशिद हाशमी साहब, बात तो नहीं मुकम्मल करने दे, बात मुकम्मल करने दे, 1 मिनट के लिए मुकम्मल करे यार, आप बात कीजिए। नहीं, हमारे शोहदा जो है बॉर्डरों पे जो है कुर्बानियां दे रही है, नहीं उनकी देखिए, वो भी देखिए उनका भी फोर्स से उनका भी ताल्लुक है, उनकी एक उम्र गुजरी है, देखिए बात करने दे। एज अ पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कहते हैं कि जी आप घर, ये अकले खुले। अच्छा पॉलिसी बनी है कि नहीं? देखिए नहीं, आपको बात सुननी चाहिए हाशमी साहब, आप बात सुने, आप बात तो सुने कि वो क्या कह रहे हैं। इस तरह से देखिए टाइम सारा जो है वो टाइम का ज़या है, इस तरह से टाइम का ज़या है और कोई बात जो है वो क्लियर नहीं होगी। वो कोई बात कर रहे हैं, ऑपरेशन से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, तो वो बात करने दें, उसके बाद फिर आप अपना मौक़िफ़ दें। ब्रिगेडियर साहब को बात तो करने दें। जी ब्रिगेडियर साहब, टाइम बिल्कुल इस तरह से टाइम ज़ाया हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है। जी मैं आपसे याद कर रहा था कि जहां भी जब भी पाकिस्तान आर्मी ने जितने ऑपरेशन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर न सिर्फ ये कि उन इलाकों में अमन आया है, बल्कि वहां पे रीसेंट एक्टिविटीज दोबारा शुरू हुई है। अब सोचने की बात यह है कि ये दहशतगर्दी की लहर आप इस पर जो विटनेस कर रहे हैं, जिसके अंदर पुलिस लाइन में ऑपरेशन हुआ, 100 पुलिस वाले शहीद हो गए। आपने अभी देखा, आपको पता ही नहीं है लोगों को कि कितने ऑपरेशन है जो तीरा में और केपी के और इन इलाकों में हुए हैं जहां पे लोग रोजाना पाकिस्तान आर्मी जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। पारा चुनार के अंदर आपको पता है कि पिछले कितने अरसे से जो है वो एक ट्रबल चल रही है और वहाँ जो है शिया सुन्नी फसाद का जो है वो खतरा हर वक्त रहता है। बलोचिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उस बलोचिस्तान के अंदर जो टारगेट जो अपना वाकयात हो रहे हैं और जिस तरह आपने देखा कि उनके अंदर जो चीजें बढ़ती जा रही है, उसके अंदर इसका मतलब है कि आपको जो भी पॉलिसी हमने बनाई थी, जो नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी अभी मौजूद नहीं है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है। अब उसको मैंने आपसे अर्ज ये किया कि पाकिस्तान आर्मी तो, और मेरी बात सुने, एक तरफ ये कह रहे हैं कि सारा काम ठीक हो रहा है, एक तरफ से कह रहे हैं रिविजिट करने की जरूरत है। भाई यार इनको चुप कराएं यार, केटीसी की जो पॉलिसी है उस पर बात हो रही है। मुल्क में अगर अमनो अमान कायम करने की कोशिश कर रही है तो क्या ये हुकूमती जो है उनकी मदद के बगैर, मामलत के बगैर पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने आखिरी बात सुनो कि इस तरह देखिए राशिद हाशमी साहब, इस तरह से देखिए कोई बात क्लियर नहीं हो रही और हमारा टाइम भी खत्म हो चुका है। ठीक है, देखिए बात यह है कि दोनों तरफ का मौका, वो अब एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि एक पॉलिसी अगर हमें कहीं वीक नजर आती है, अगर टेररिज्म चल रहा है किसी भी इलाके, जैसे अभी पारा चनार की इन्होंने बात की, बलोचिस्तान की बात की, तो वहां पर पॉलिसीज को रिविजिट अगर करने जाए हुकूमत, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, रिविजिट किया जाता है। जो कौमें हैं वो करती हैं अपनी पॉलिसीज को रिविजिट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा टाइम खत्म हो चुका है, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है इस पर डिटेल में बात करेंगे नाजरीन, क्योंकि आज प्रोग्राम में कुछ गर्मा गर्मी ज्यादा हो गई तो हमारा टाइम ज्यादातर उसमें कंज्यूम हो गया। लेकिन कोई पॉलिसी जिसमें नेशनल एक्शन प्लान है उसे बिल्कुल रिविजिट करने की जरूरत है और उसे पूरे तरीके से, उसकी पूरी रूह के साथ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि जो रूट कॉजेज हैं इस दहशतगर्दी के, जिसका खमियाजा आम आवाम और आम मजदूर बलूचिस्तान की अगर बात करें वो भुगत रहे हैं। क्योंकि अगर किसी खानदान का एक शख्स जाता है तो वही खानदान उस दुख को अब बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।